एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर। तो इस वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैट्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी बेसिकली कूलम फोर्स के क्वेश्चन होंगे और कूलम फोर्स के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो PYQs है, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशंस को और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ समझ में ना आए तो मुझे बता दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमें गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में हमें बोला गया है 2 पॉइंट चार्जेस A एंड B हैविंग चार्ज +Q एंड -Q। 2 पॉइंट चार्ज है, A और B है। एक पर चार्ज है +Q और एक पर चार्ज है -Q, आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F। उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है F। इफ 25% चार्ज ऑफ A का 25% चार्ज जो है B को ट्रांसफर कर दिया जाए तो दोनों के बीच में फोर्स कितना हो जाएगा, ये हमें बताना है। देखो करना कैसे है, सबसे पहले तो 2 चार्ज ले लो। एक चार्ज ले लिया आपने A और एक चार्ज ले लिया आपने B। 2 चार्ज ले लिए, एक पर चार्ज है +Q और एक पर चार्ज है कितना, -Q। ठीक है, दोनों जो किसी सर्टेन डिस्टेंस पर है, मान लेते हैं दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R है। इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो F मान लेते हैं। कूलम फोर्स से हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, KQ1 Q2 अपॉन R²। तो ये हो जाएगा KQ² अपॉन R²। ये फोर्स की वैल्यू हो गई, इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। फिर बोला गया है कि यदि इन दोनों में से 25% चार्ज जो A का चार्ज है उसको B को ट्रांसफर कर दिया जाए, ठीक है, तो QA में से Q का जो चार्ज है वो कितना है, +Q। इसका 25% ट्रांसफर हो रहा है। 25% ट्रांसफर होने का मतलब है Q/4 ट्रांसफर हो गया। तो इसमें से माइनस कर दो Q/4, तो Q/4 माइनस कर दोगे तो ये कितना बच जाएगा, 3Q/4। ये QA की वैल्यू बच गई। और इतना जो ये माइनस चार्ज हुआ है ये जाकर कहाँ जुड़ जाएगा, ये B में जुड़ जाएगा। तो B के पास पहले से चार्ज है कितना, -Q, और इसको मिल कितना गया, इसको मिल गया +Q/4। तो इसको +Q/4 चार्ज मिल गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा -3Q/4। ये चार्ज आ गया B पर। तो अब नया जो फोर्स निकलेगा, इसको मैं QA' लिख दूं, इसको QB' लिख दूं, तो नया फोर्स क्या बनेगा, KQA', QB' और अपॉन R², क्योंकि डिस्टेंस दोनों के बीच में सेम है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, K, ये हो जाएगा 3Q/R। दोनों के साइन जरूर अलग है पर मैग्नीट्यूड सेम है। तो 3Q/4, इसको कैपिटल लिख लेता हूँ, ये स्क्वायर में हो जाएगा, और अपॉन R²। तो यहाँ से बन जाएगा 9KQ² अपॉन 16R²। 9KQ/16R²। तो अब इन दोनों को कंपेयर करो तो F' या F' अपॉन F, ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी 9/16। तो F' किसके बराबर आ जाएगा, 9F/16। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, B आ जाएगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, B आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 2 मेटल स्पेयर्स, वन ऑफ रेडियस R एंड अदर ऑफ रेडियस 2R रेस्पेक्टिवली हैव द सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। 2 मेटल स्पेयर है, एक ये हो गया और एक मेटल स्पेयर ये है। दोनों की जो रेडियस है, एक की रेडियस है R, एक की इसकी रेडियस हो गई R और इसकी जो रेडियस हो गई वो कितनी हो गई, 2R। सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यानी कि इसका सिग्मा है और इसका भी सिग्मा है। तो चार्ज जो निकालेंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा किसके बराबर होती है, चार्ज अपॉन एरिया। तो इसका जो सिग्मा आएगा वो कितना आएगा, एरिया को मल्टीप्लाई कर दोगे चार्ज से, है ना। तो यहां पर Q1, एक बार Q1 निकाल लो और एक बार निकाल लो क्या, Q2, क्योंकि सिग्मा बराबर होता है Q/A। तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू A। तो यहां से निकाल लोगे Q1 तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया। तो ये स्पेयर है, स्पेयर का एरिया होता है 4πr²। तो ये हो जाएगा कितना, 4πr²। और इसी तरह से इसका निकाल लोगे तो ये हो जाएगा Q2। तो Q2 बराबर हो जाएगा सिग्मा, और ये 2R है तो 2R का स्क्वायर करोगे तो 4R²। तो ये वैसे हो जाएगा और 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 16πr²। तो एक Q1 की वैल्यू आ गई और एक Q2 की। अब हम इन चार्ज का रेशो निकाल लेंगे। तो चार्ज का रेशो कैसे निकालेंगे, Q1 डिवाइड बाई Q2 कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा R² अपॉन, यहाँ से कितना बन जाएगा, ये 4R², और R² अपॉन 4R², यहाँ से कितना है, 16 है। तो इसका जो रेशो निकालेंगे रेडियस के मल्टीपल में होता है ना। यहाँ जो चार्ज का रेशो होता है, जो चार्ज होता है चार्ज, वो किसके रेशो में डिवाइड होता है, वो रेडियस के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है, Q/R। तो Q/R है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, Q1/Q2
इक्वल्स टू ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इसकी रेडियस है r और ये इसकी रेडियस कितनी है 2r, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी Q2 की, और Q2 किसके बराबर हो जाएगा 2Q1, Q2 किसके बराबर हो जाएगा 2Q1। जब उनको कॉन्टैक्ट में लाया जाएगा और सेपरेट किया जाएगा तो नेट चार्ज की जो वैल्यू है वो पहले और बाद में क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। तो Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 टोटल चार्ज को ऐड कर दो तो ये कितना हो गया, ये हो गया 20 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, 20 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। तो इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट और इसको लिख दिया इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ से अगर Q2 की वैल्यू मैं यहाँ यूज़ कर लूँ तो ये बन जाएगा 3Q1 इक्वल्स टू 20 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा Q1 इक्वल्स टू 20 सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन 3। इसमें से 4 इसको ऐसे लिख लेता हूँ मैं रीएडजस्ट करके 5/3 और इसको लिख लेता हूँ 4 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। और 4 पाई आर स्क्वायर को हम किसके बराबर लिख दें, एरिया के बराबर। तो यहाँ से बन जाएगा Q1 अपॉन ए, तो ये हो जाएगा 5/3 सिग्मा, और Q1 अपॉन ए किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा 1 के। तो यहाँ से सिग्मा 1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5/3 सिग्मा। ठीक है, सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/3 सिग्मा, ये वैल्यू हो जाएगी सिग्मा 1 की। इसी तरह से हम निकालेंगे किसका, सिग्मा 2 का। तो सिग्मा 2 के लिए जब निकालोगे तो सिग्मा 2 के लिए जब आप आंसर निकालोगे तो सिग्मा 2 का बन जाएगा 5/6। तो सिग्मा 2 का कितना बन जाएगा, वो 40/3 बन जाएगा। तो यहाँ से Q2 प्राइम की वैल्यू निकाल लो पहले, या सिग्मा 1 प्राइम लिख दो यहाँ पर। और इसी तरह से Q2 प्राइम ये किसके बराबर हो जाएगा 40/3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से सिग्मा 2 प्राइम, क्योंकि यहाँ से भी 4 पाई आर स्क्वायर आप निकालोगे बाहर तो 10 × 4 है ना, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 5/6। और सिग्मा यहाँ पर इसकी जो रेडियस होगी सिग्मा 2 की, ध्यान रखना वो 2r निकालनी पड़ेगी आपको, तो 2r निकालनी पड़ेगी। तो ये कितना बन जाएगा 5/6। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो एक तो आ जाएगा 5/3 सिग्मा, तो सिग्मा 1 की वैल्यू हो गई 5/3 जो कि पहला ऑप्शन है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा आ जाएगा, पहला। दूसरा निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, पहले से ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर ये ध्यान रखना जब स्पेरिकल जो सिस्टम है, स्पेरिकल स्पेयर है, और तो स्पेयर के केस में जो चार्ज है वो किसके, रेडियस के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, है ना। तो रेडियस के प्रोपोर्शनल करके फिर यहाँ से मैंने निकाला। क्यों, उसकी कैपेसिटेंस से हम फॉर्मूला निकालते हैं, Q इक्वल्स टू CV, और जो C है उसका वो कितना होता है 4πε0r, तो 4πε0r और V। तो यहाँ से Q प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाता है R, और जब उनको कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो उनका पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाता है, इसलिए Q प्रोपोर्शनल टू R लिख रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। Suppose the charge of a proton and electron differ slightly. One of them is -e, the other is E plus delta E. If the net of electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at distance d apart is 0, then delta E is the order of। देखो सबसे पहले तो नेट चार्ज निकाल लेते हैं हम किसके ऊपर, हाइड्रोजन एटम के ऊपर। तो नेट चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -e प्लस ई और प्लस डेल्टा ई, ये स्मॉल ई है ना। तो नेट चार्ज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से नेट चार्ज की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा ई, ये नेट चार्ज आ गया। फिर बोला है इफ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी अपार्ट इज 0। अपार्ट इज 0 मतलब वो दोनों जो फोर्स है Fe और Fg दोनों लगभग बराबर हैं। तो गिवन है कि Fe इक्वल्स टू क्या है, Fg है। तो Fe इक्वल्स टू Fg है, तो सबसे पहले कूलम फोर्स की वैल्यू लिखें, तो वो क्या लिखा जाएगा KQ1Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो KQ1Q2, क्योंकि नेट चार्ज डेल्टा ई रह गया तो ये डेल्टा ई का स्क्वायर कर देंगे, डेल्टा ई स्क्वायर, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, d है। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख देंगे, d स्क्वायर, है ना। ये कितना हो जाएगा, d स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो होता है Gm1m2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से Gm1m2 सेम है तो m स्क्वायर अपॉन बीच की जो डिस्टेंस है वो d स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास ये बन गया। तो यहाँ d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा ई स्क्वायर, यहाँ से डेल्टा ई स्क्वायर जो बनेगा वो बनेगा m स्क्वायर g अपॉन k, और इसको हम रीएडजस्ट करके लिखें तो डेल्टा ई की जो वैल्यू है वो बनेगी m √डेल्टा g अपॉन k। ये डेल्टा ई की वैल्यू हमारे पास बन गई है। अब g की वैल्यू और m की वैल्यू यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो डेल्टा ई
तो डेल्टा E इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 27, ये प्रोटॉन के लिए सब्सटीट्यूट कर दिया। G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 31, और यहाँ से ये कितना आ गया, K की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9, ठीक है, 9 इंटू 10 पावर 9, ये वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट करी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा E की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.3436 इंटू 10 पावर माइनस 37C, ये हमारे पास डेल्टा E की वैल्यू आएगी। तो हमें पूछा है किस ऑर्डर का है, तो किस ऑर्डर का है, 10 पावर माइनस 37C ऑर्डर का। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये लाइन जो लिखी है ना, अपार्ट इज जीरो, अपार्ट इज जीरो का मतलब है ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है टू आइडेंटिकल चार्ज्ड स्पेयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू massless string of length L are initially at distance D और D लेस देन है L से। ठीक, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये इस तरह से मैंने बना दिया, ये इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ। तो अच्छे से ये कुछ इस तरह से बन गया, यहाँ एक चार्ज आ गया और एक यहाँ चार्ज आ गया। तो ये चार्ज की वैल्यू Q है और ये चार्ज की वैल्यू Q है। लेट सपोज इसका मास M है, तो पहले तो इनके बीच का जो सेपरेशन है और ये लेंथ, ये एंगल मान लिया कितना हो गया, D हो गया, थीटा हो गया। लेंथ L है, इनिशियली एट डिस्टेंस D लेस देन L है। तो इनिशियली किस डिस्टेंस पर है, D पर है। तो ये टोटल जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2D हो जाएगी, ठीक है, ये D हो जाएगी, D लिख लेते हैं इसको। तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, D। अब यहाँ पर अगर टेंशन लग रहा है T, तो यहाँ पर ये एंगल हो गया कितना, थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T cos थीटा, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, T sin थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये फोर्स कितना हो जाएगा, T sin थीटा। और यहाँ पर ये कूलम फोर्स जो लगेगा वो कितना लग जाएगा, KQ² अपॉन x। मान लेते हैं इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना हो जाता है, x हो जाता है। द चार्ज बिगेन टू लीक from both the spheres at a constant rate. As a result, the sphere approaches each other with velocity v. Then v varies as function of distance x between the sphere. तो इनके बीच की डिस्टेंस x हो गई है जब वो लीक कर रहा है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनाओ। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है T sin थीटा, और यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है KQ² अपॉन x²। यहाँ क्या लिखा जा रहा है, यहाँ लिखा जा रहा है T cos थीटा, और यहाँ क्या लिखा जा रहा है, यहाँ लिखा जा रहा है mg। तो यहाँ से आपके पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है T cos थीटा इक्वल्स टू mg, और ये क्या बन रहा है, T sin थीटा इक्वल्स टू KQ² अपॉन x²। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू, ये बनेगा KQ² अपॉन x² और इंटू mg, ये वाला mg आ जाएगा ना साथ में, तो ये बन जाएगा mg, ठीक है, ये बन गया। अब एंगल यदि स्मॉल है तो tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं, sin थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो फॉर स्मॉल एंगल, तो स्मॉल एंगल के लिए हमने क्या किया, tan थीटा को लमसम बराबर कर दिया किसके, sin थीटा के। और ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, sin थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये कितना हो जाएगा, x अपॉन 12, इसके बराबर हो जाएगा x अपॉन 12। tan थीटा को हम किसके बराबर लिख देंगे, sin थीटा के, और sin थीटा की वैल्यू हो गई x अपॉन 12। भाई x तो ये डिस्टेंस हो गई वर्टिकल, और ये जो है डिस्टेंस क्या हो गई, ये 12 हो गई। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा KQ² अपॉन x² mg, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x अपॉन 12। इसको करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बन जाएगा x3, और ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, Q² के। इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको करो डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट जब करोगे, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू t। तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा 3x² dx अपॉन dt, और ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा 2q dq अपॉन dt। dx अपॉन dt बन जाएगा वेलोसिटी, और dq अपॉन dt जो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा है कि कांस्टेंट रेट से डिफ्यूज हो रहा है। तो ये जो है वैल्यू dq अपॉन dt, ये वैल्यू है कांस्टेंट, ठीक है, ये वैल्यू है कांस्टेंट। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा 3x² dx अपॉन dt बन जाएगा v, और यहाँ से फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2q, ठीक है। तो dq अपॉन dt तो कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ से x² v
प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, क्यू आ गया। इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ क्या लिखा हुआ था 3x², तो यहाँ से 3 को भी अगर मैं कांस्टेंट से डिवाइड करूँ तो वो कांस्टेंट ही बनेगा, यानी कि मैं लिख सकता हूँ x²v इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x²v इक्वल्स टू q, और अपॉन 3 को मैंने कांस्टेंट ले लिया तो इसको मैंने 3 लिख दिया। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन लिखी हुई है कौन सी वाली, ये वाली, तो यहाँ से x³ प्रोपोर्शनल टू है q² के, ठीक है। x³ जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, q² के। और यहाँ हमने जो वैल्यू निकाली कौन सी, x²v प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, q आ गया। तो यहाँ से हम वैल्यू रखें, ये जो हमारे पास वैल्यू है x³ प्रोपोर्शनल टू q², और ये वाली जो वैल्यू है थर्ड वाली, इन दोनों को हम मर्ज कर दें। तो यहाँ से देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है q², तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि q प्रोपोर्शनल टू x⁻3/2, और यहाँ पर लिखा हुआ है x²v प्रोपोर्शनल टू क्यूब। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड से क्या बनेगा, ये x² है, यहाँ पर v लिखा हुआ है प्रोपोर्शनल टू q कितना हो गया x⁻3/2, तो यहाँ v प्रोपोर्शनल टू 3/2 -2 हो जाएगा, तो 3/2 -2 हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा -1/2, कितना बन जाएगा -1/2। तो यहाँ से v प्रोपोर्शनल आ गया किसके, x⁻−1/2 के प्रोपोर्शनल आ गया। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो v प्रोपोर्शनल टू x⁻−1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 2 pith balls carrying equal charge suspended from a common point by string equal length. The equilibrium separation between them is r. Now string are rigidly clamped at half the height. The equilibrium separation, देखो पहला क्वेश्चन, ये पहला वाला डायग्राम है, इसमें सेम वही डायग्राम बनेगा पहले जैसा mg। यहाँ पर कितना बनेगा, ये हो जाएगा कितना kq²/r, यानी कि इसको मैं f लिख रहा हूँ एक बार। यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा t sin थीटा, और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा t cos थीटा। तो क्या बनेगा, ये बनेगा t cos थीटा इक्वल्स टू mg, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा t sin थीटा इक्वल्स टू f, ये वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये बनेगा tan थीटा इक्वल्स टू f/mg। तो मेरे समझ में यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक वैसा ही है जैसा हमने पहले किया था। अच्छा, ये वाला ट्राइंगल निकल रहा है, यहाँ से एक छोटा सा ट्राइंगल निकल रहा है ऐसा, तो उसमें ये डिस्टेंस हो गई r/2, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस r है तो ये डिस्टेंस हो गई r/2, और ये हो गया y, तो ये एंगल कितना है थीटा, तो यहाँ से tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा r/2/y, यानी कि r/2y, ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से। तो इसको मैं क्या लिख लूँगा, यहाँ से लिख लूँगा r/2y इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा kq²/r²/mg। तो इसको री एडजस्ट करके मैं लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा r/2y, और ये हो जाएगा kq²/mg/r²। इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। फिर बोला है कि जो स्ट्रिंग है उसको हाफ पर ले गए, यानी कि y जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, y/2 हो गई। और तो इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स नाउ, तो इक्विलिब्रियम सेपरेशन बॉल्स के बीच में कितना हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा केस जब हम करेंगे तो उसमें क्या होगा कि यहाँ से देखो, यहाँ से क्या बन रहा है कि r जो है ये r³ हो गया, पहले इसको मैं और सही कर लूँ, तो यहाँ से ये बन गया r³, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो r³ 2kq²y/mg, तो ये 2kq² और अपॉन mg ये कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ से क्या आएगा r³ प्रोपोर्शनल टू y आ गया, इसको लिख दिया फर्स्ट। सेकंड केस इसका बना लो, सेकंड केस इसका जब बनाओगे तो उसमें क्या बन जाएगा r⁻³ प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा y/2, इसको लिख लिया मैंने इक्वेशन सेकंड। तो ये जो है इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो r'/r ये हो गया क्यूब, और यहाँ से वैल्यू आ गई 1/2 करेंगे तो ये r'/r इक्वल्स टू 1/2 पावर 1/3 हो गया। तो यहाँ से ये बना r' इक्वल्स टू r अपॉन ये हो जाएगा 3/2, यानी कि 2 पावर 1/3। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा r/3/2, है ना। ये 2 पावर 1/3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है 2 पावर 1/3। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में है अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस। तो एक लाइन ज्वाइनिंग बना लेते हैं, एक Q है, यहाँ पर A लिख लिया मैंने और यहाँ पर लिख लिया B। टू इक्वल चार्जेस है, एक है Q और ये भी है Q। द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल्स टू, तो Q की वैल्यू क्या हो कि इक्विलिब्रियम में हो। तो मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है ये है r और ये डिस्टेंस भी है कितनी r, क्योंकि इन दोनों के बीच में रखा हुआ है सेंटर ऑफ द टू जॉइंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर फोर्स निकालें। तो इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर, पहले यहाँ निकाल लेता हूँ मैं, इसके ऊपर फोर्स निकाल लेता हूँ और इस चार्ज की वजह से, तो इसको लिख देता हूँ मैं F1। F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, KQ स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर, 2R का स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर। ये लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। और अब इस चार्ज की वजह से मैं फोर्स निकाल लेता हूँ। तो इस चार्ज की वजह से फोर्स मैं निकाल लेता हूँ KQ स्क्वायर इस चार्ज की वजह से। तो इस चार्ज की वजह से मान लेते हैं ये F2 है। तो F2 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर। तो नेट फोर्स की जो वैल्यू है वो जीरो होनी चाहिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए। तो फॉर इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, KQ स्क्वायर अपॉन 2R और इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस KQ अपॉन, और ये हो जाएगा R स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो KQ खत्म, तो ये बच जाएगा Q अपॉन 4R स्क्वायर और प्लस ये कितना बच जाएगा Q अपॉन R स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हम मैग्नीट्यूड लेंगे सिर्फ, तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो Q इक्वल्स टू ये बच जाएगा माइनस Q/4। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, B आ जाएगा माइनस Q/4। नेक्स्ट क्वेश्चन में टू मेटालिक स्पेयर ऑफ रेडियाई 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर आर गिवन चार्जेस ऑफ -1। देखो मेटालिक स्पेयर दिया है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, और कनेक्ट किया जा रहा है कंडक्टिंग वायर से। तो जब कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे दोनों को, तो दोनों पर पोटेंशियल क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो व्हेन दे आर कनेक्टेड विद कंडक्टिंग वायर, दे आर कनेक्टेड विद कंडक्टिंग वायर, पोटेंशियल दोनों की क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। पोटेंशियल दोनों की सेम हो जाएगी तो K मान लेते हैं कि एक पर चार्ज है कितना, X, ठीक है, गिवन दोनों के इनिशियल चार्ज है, ये -1 इंटू 10⁻⁻² इनिशियल चार्ज है, ये वाला भी इनिशियल चार्ज है दोनों के ऊपर। और जब उनको कनेक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ चार्ज ट्रांसफर होगा। तो मान लिया एक पर चार्ज जो है वो X है, तो दूसरे पर चार्ज कितना हो जाएगा, Q - X हो जाएगा, ठीक है। तो एक पर जो चार्ज है वो हो गया KX अपॉन, एक की जो रेडियस है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा K और ये हो जाएगा Q - X अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से ये बन जाएगा Q - X इक्वल्स टू 3X। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 4X इक्वल्स टू Q, 4X इक्वल्स टू Q, ठीक। 4X इक्वल्स टू Q आ गया, तो X की वैल्यू कितनी हो गई, Q/4। तो X की वैल्यू Q/4 हो गई। अब यहाँ पर Q की वैल्यू कैसे होगी, Q की वैल्यू क्या होगी, Q की वैल्यू होगी दोनों चार्ज का सम। तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। तो Q1 प्लस Q2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 इंटू 10⁻⁻² और प्लस 5 इंटू 10⁻⁻²। तो टोटल कितना हो गया, 4 इंटू 10⁻⁻²। चार्ज जो है वो कंजर्व रहना चाहिए, यानी कि पहले भी और बाद में भी टोटल चार्ज की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो टोटल चार्ज पहले भी 4 है और बाद में भी कितना है, 4 है। तो 4 में से एक को दे दिया X, तो दूसरे के पास कितना आ गया, 4 - X आ गया। तो यहाँ से हम X की वैल्यू निकाल लेंगे। तो X की वैल्यू कितनी आएगी, 4 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 4। 4 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 4 आएगा, तो ये होगा 1 इंटू 10⁻⁻²। और दूसरा हमें निकालना है, तो दूसरा चार्ज जो होगा वो उसको मैं Q' लिख देता हूँ। तो Q' की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q - X। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻² में से माइनस हमने कर दिया 1 इंटू 10⁻⁻², तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻²। तो हमारे पास जो फाइनल चार्ज ऑन बिगर स्पेयर, तो बिगर स्पेयर पर कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁻²।
ये हमारे पास चार्ज आ जाएगा, क्योंकि स्पेयर का जो चार्ज है वो प्रोपोर्शनल है उसके साइज के। मैंने आपको बताया था Q प्रोपोर्शनल टू R है, तो बिगर वाला कौन सा हो जाएगा, जिसका चार्ज जो है वो ज़्यादा आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ जाएगा इसका, Q 3 × 10⁻²। नेक्स्ट, टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग अ चार्ज Q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस D। इफ F इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द आयंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयंस विल बी। देखो भाई कैसे करेंगे, टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग अ चार्ज Q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस D। तो एक के ऊपर चार्ज है Q, एक के ऊपर चार्ज है Q, दोनों के बीच में सेपरेशन है D। तो फोर्स कितना हो गया, फोर्स हो गया KQ² / D², ये फोर्स की वैल्यू हो गई। तो यहाँ से Q² जो है वो किसके बराबर हो गया, FD²। और अगर मैं K की वैल्यू को 4πε0, पहले मैं K लिख देता हूँ और अब इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ 4πε0 FD²। मेरे समझ में यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, मैंने K की वैल्यू को रिप्लेस किया है बस। तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी √4πε0 और FD², ये Q की वैल्यू हो गई। अब Q बराबर क्या हो जाएगा, NE, और NE किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4πε0 FD²। तो यहाँ से N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4πε0 FD² अपॉन ये E² अंदर चला जाएगा इसके, तो ये E² रूट के अंदर चला जाएगा, क्योंकि बाहर निकालोगे तो E बन जाएगा। तो सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा इसका, C आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग राउंड द न्यूक्लियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ R। द कूलम फोर्स F बिटवीन टू इज। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग राउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो नेट चार्ज है वो प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होगा। तो ये अगर न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये ऑर्बिट है, यहाँ पर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन हो गया। तो इनके बीच का लगेगा कूलम फोर्स, और वो कूलम फोर्स की वैल्यू क्या होगी, K - E + E अपॉन R²। क्योंकि कूलम फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो R कैप में लिख दिया, तो ये बन जाएगा -KE² R कैप अपॉन R²। और इसको हम लिख देंगे वेक्टर के फॉर्म में -KE² R वेक्टर अपॉन R³। तो हमारे पास जो सही आंसर है वेक्टर का बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, D आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, D। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ फोर्स कांस्टेंट। तो वैक्यूम में पहले फोर्स लिख लो, फोर्स वैक्यूम में। तो वैक्यूम के अंदर जो फोर्स की वैल्यू है वो हम लिखते हैं KQ1 Q2 अपॉन R², इसको हम लिख लिया 1। और इन मीडियम, यदि मीडियम के अंदर हमें फोर्स लिखना हो तो F मीडियम, मीडियम के अंदर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा KQ1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन R²। यहाँ एप्सिलॉन R जो है वो क्या हो गया, वो हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो K है इसको 1/4πε0 लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ से इसको मैंने लिख दिया Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R²। और ये एप्सिलॉन R जो है इसको हम K भी लिखते हैं कई जगह, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये जो है ये बन जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4πε0 और KR²। तो F मीडियम जो है वो बराबर हो जाएगा F वैक्यूम अपॉन, और ये क्या हो जाएगा K। F मीडियम इक्वल्स टू F वैक्यूम अपॉन K। तो यहाँ से डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज K टाइम्स, डिक्रीज K टाइम्स। तो ये कितने टाइम्स डिक्रीज कर रहा है, K टाइम्स। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। ठीक है, तो होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।